वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपको पता है कि मेरा नाम प्रतीक खत्री है और मैं 4 लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। 12th के इकोनॉमिक्स है, ओसी है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट्स है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी हम कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में हम जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इसमें दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर है, तो जो एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर था पहला वाला, तो हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज हम दूसरा फैक्टर देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, और फिर आगे पूरा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ अभी से ही लाइक कर दो वीडियो को। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और ज़्यादा लोग तक पहुंचता है ये वीडियो। तो चालू करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज भी ओल्ड टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। अभी जो भाले जो जो अभी किसान में, इंडिया में जो किसान है, तो भाले अभी इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए। वो आप शायद मानो या ना मानो, यूएस में म्यूजियम में रखे गए हैं कि एक टाइम पे ये भाले इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब दूसरी दुनिया इतने आगे बढ़ गई टेक्नोलॉजी में, पर इंडिया थोड़ा पीछे है। अभी अभी भी बहुत पीछे है, थोड़ा क्या बहुत पीछे है। जो इसमें बोला गया है कि प्रेजेंट फार्मर्स भी, जो प्रेजेंट के फार्मर्स है, जो प्रेजेंट के फार्मर्स है, वो प्लॉ और ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, मतलब भाला और ये बैल इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर के बदले। और जो ट्रेडिशनल मेथड है सीड डालने की और सीड हाइब्रिड करने की, उससे जो प्रोडक्टिविटी है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है और जो क्वालिटी होती है फूड ग्रेन्स की, वो अच्छी नहीं हुई है। और आज भी वो खाद के लिए, जो खेती में खाद डालते हैं, उसमें आज भी काव डंग इस्तेमाल करते हैं, गाय का गोबर। भले बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, पर वो आज भी वो अफोर्ड कर नहीं पाते और जो गाय का खाद है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है और तभी उनको लो लो प्राइस, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती नहीं है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उनको लो प्राइस पे क्रॉप्स बेचने पड़ते हैं। तो उससे प्रॉफिट कम होता है किसान को, उनको डेप बढ़ता है। किसान 2 वक्त की रोटी ही निकाले इस देश में तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो पेस्टिसाइड्स है, जो कीड़े मारने की दवाएं, वो भी वो ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं पाते, कुछ नेचुरल जुगाड़ लगाते हैं। और आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है, और पर वो इंडियन एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एक है, जो जिससे प्रोडक्टिविटी कम है इंडिया में। फिर आगे आता है अदर फैक्टर्स। अभी और कुछ अलग अलग ऐसे फैक्टर्स है जिससे एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ता है और उससे जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो बहुत कम है इंडिया में। अब पहला है प्रेशर ऑन पॉपुलेशन। एक बहुत बड़ा रीजन है लो प्रोडक्टिविटी का एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो है पॉपुलेशन प्रेशर। अब जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो एग्रीकल्चर पे कैसे आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ। और ऑलमोस्ट 72% पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे गांव में थी। तो टोटली एग्रीकल्चर पे, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, जो भी गांव में रह रहे थे। तो आप बोल सकते हो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। तो हम बोल सकते हैं कि इससे एग्रीकल्चर पे एक प्रेशर पड़ा पॉपुलेशन का, इससे डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुई। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लेबर एक जगह पे काम कर रहे हो तो उसको डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। हाँ, अभी अभी का जो ये प्रोपोर्शन है वो 58% हो गया है गांव में 2001 और 2 में। और 2013-14 में ये 49% था। अगर आपको 49% कम लग रहा हो तो ये सोचो कि ये एक सेक्टर का है सिर्फ। मतलब 49% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। अब ये बहुत 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 बुरी बात है कि इससे नेशनल इनकम बहुत कम आ रही है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम है, पर इसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब बोल सकते हैं ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। ये बहुत शॉकिंग फैक्ट्स है, बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स हैं।
अगर इसको आप वाइडली समझ पाओ तो आप समझ पाओगे कि इंडिया कितने बड़े दलदल में फंसा हुआ है या फिर अभी और फंसने वाला है। तो जो बर्डन है एग्रीकल्चर पे वो कम हो जाता है अगर पॉपुलेशन कम होगी। अ, हालांकि पॉपुलेशन कम हुई है बहुत सालों में, पर इससे जो प्रेशर है वो भी कम हुआ है। पर फिर भी एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर जैसे टेरिटरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उसमें स्टिल उससे कंपेयर करें तो इसमें बहुत हाई पॉपुलेशन इन्वॉल्व है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और हम बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू अब्रॉड की इकोनॉमीज है, जैसे यूएसए है, के है और ऑस्ट्रेलिया है, उसमें काफ़ी अच्छी सिचुएशन है एग्रीकल्चर में एज कम्पेयर टू इंडिया। और वहाँ पे इतना पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं है एग्रीकल्चर पे। तो जो टोटल प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर का वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम अमॉन्ग द मास ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर प्रोडक्टिविटी ही अच्छी नहीं होगी और लोगों की इनकम भी अच्छी नहीं होगी तो इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी अमॉन्ग लेबर बढ़ेगी। तो ये भी एक रीज़न है ताकि पॉपुलेशन में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। फिर आगे आता है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे कि आपको पता है कि सर ये बार बार आ रहा है कि जो सरकार जो है वो जो पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे वो एग्रीकल्चर पे सेक्टर पे थे। पर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसको मोस्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सेंटर्ड किया गया था। पर वो बहुत क्रूशल टाइम था एग्रीकल्चर पे ध्यान देने के लिए। जैसे कि आपको 1951 के डेटा से पता है कि ऑलमोस्ट 70% लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। तो सरकार वहां पे काम करने के बदले इंडस्ट्री सेक्टर पे काम कर रहे हैं जहां पे ऑलमोस्ट 30 to 25% लोग एम्प्लॉयड है। तो मतलब ये क्या है, मतलब वहां पे कौन बैठा था ऊपर? किसी को भी दिख जाता है कि ये बात गलत है, पर ऐसा हुआ और हम कुछ कर नहीं सकते। तो इससे एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो गया और बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया। तभी जो इक्विपमेंट अमेरिका में या फिर यूके में एज अ म्यूजियम में रखे गए हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे, वो ऐसे इक्विपमेंट इंडिया में आज यूज होते हैं आज। मतलब आप समझ सकते हो कितना शॉकिंग है ये। और तभी अच्छे से जो टाइम अलोकेट करना चाहिए था गवर्नमेंट को और जो एफर्ट्स अलोकेट करने चाहिए था एग्रीकल्चर को वो उसको देने के बदले इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे दिया गवर्नमेंट ने सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो इरेगुलर साइकिल्स है और स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो मोस्टली गवर्नमेंट की वजह से ही है। और गवर्नमेंट इसको ठीक कर सकते है अगर अच्छे मेजर ले तो। और तभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वरीसम कंडीशन से बाहर निकल सकता है। और अच्छी प्रॉपर प्लानिंग थी नहीं स्टार्टिंग से देश के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था लो प्रोडक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चर की। अभी आगे कुछ अलग अलग मेजर्स दिए गए हैं जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ाई जा सके। देखो अभी हमको पता है, हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की बहुत कम है और बहुत बैकवर्डनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। और उसका जो मेन ऑक्यूपेशन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है वो इंडियन इकोनॉमी में इसका है एग्रीकल्चर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर की। जो इंडियन इकोनॉमी की पॉपुलेशन है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए और उसकी इनकम बढ़ाने के लिए और रूरल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कुछ कुछ अलग अलग डेवलपमेंट और कुछ अलग अलग सेक्टर्स से मिलके एग्रीकल्चर को बढ़ाने के कुछ प्लानिंग्स नीचे दिए गए हैं। और इसके कुछ सॉल्यूशन है जैसे एम्प्लॉयमेंट का, अर्बनाइजेशन का, माइग्रेशन का और इनइक्वालिटी का, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। ये सब मेजर लेने से इन सब का पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और तो अगर हम अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें एग्रीकल्चर की तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को बहुत सस्ते में मिलेगा। अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सस्ते में मिला तो हम सस्ते में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। सस्ते में अगर मैन्युफैक्चर कर पाए तो लोगों को हाथ में प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा। लोगों को प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा तो लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ जाएगी। तो इससे जीडीपी पर कैपिटा इनकम और जो क्या बोल सकते हैं लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, अगर इसको सुधार लिया जाए तो काफी हद तक अच्छे अच्छे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। और आगे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे पहला इंस्टीट्यूशनल मेजर, दूसरा टेक्नोलॉजिकल मेजर, तीसरा अदर मेजर्स। तो आते हैं इंस्टीट्यूशनल मेजर्स पे।
देखो, अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए होगी, और उसमें जो अलग अलग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे, और अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस लेके आएंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जो एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। तो पहला तो है, देखो, पहला मेजर लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। पहले तो सबसे पहले जो जमींदारी सिस्टम आया था ब्रिटिशर के टाइम पे, वो अबॉलिश किया जाए, और टिलर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, और रेंट को कंट्रोल किया जाए, और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में ये बात को। और जो ओनरशिप है लैंड की, जो फार्मर के पास को उसको जो वापस दी जाए, और जो लैंड लेबर्स है को प्रोटेक्शन दी जाए के लैंड के लिए। और जो एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का, अगर वो रोक दिया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि फार्मर को बहुत बड़ा शेयर मिलेगा क्रॉप के अंदर। और हम बोल सकते हैं कि इससे इस एफर्ट को लगाने से फार्मर मोटिवेट होगा और ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए, कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप का पार्ट उसको मिल रहा है, तो वो मोटिवेट होगा कि वो क्रॉप और उगाए। तो उससे जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि एक साइकिल बना है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को मिलता है, इंडस्ट्री सस्ते में बेचती है, सस्ते में मिलता है, तो लोगों की जो परचेसिंग पावर पैरिटी वो भी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे हम लैंड रिफॉर्म अगर अच्छे कर दें, उससे भी जो एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी की, हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब अगर किसान को सस्ते में कम रेट पे या फिर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर उधार मिल जाए, अलग अलग चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्वालिटी सीड्स डालने के लिए, और अच्छे पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि इससे भी प्रोडक्शन में बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी। तो ये इसके लिए अलग अलग नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर में सेटअप किया गया है। जैसे एक तो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसको बोलते हैं नबार्ड। अब ये नबार्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बॉडी है आरबीआई की, तो 1982 में सेटअप की गई थी। नबार्ड का तुम्हें अब 90 to 80% चांस है कि तुम्हें एमसीक्यू में पूछा जाए कि भाई कब आया था। ये 1982 में आया था नबार्ड, इसको ध्यान रख देना, ये बार बार आ रहा है चैप्टर के अंदर। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस था और जो रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक पे फोकस था वो भी अच्छा किया गया। लैंड डेवलपमेंट बैंक भी लेके आए। अगर ये सब अगर चीप रेट पे और इनफ क्रेडिट मिले इंडियन फार्मर्स को, तो हम बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी की इंडिया में सॉल्व की जा सकती है। और जो अगर ये जो अगर फार्मर को इजीली फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, तो फार्मर मोटिवेटेड हो जाएगा कि वो और भी उगाए। फिर आगे आता है इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो, अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं जिससे जो एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब जो किसान को फसल उगाने से लेके मार्केट में बेचने तक की जो प्रॉब्लम है, इसमें वो अगर ओवरकम की जाए और जो अलग अलग प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पहला है रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन सेटअप। पहला तो जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थे, जो कोई भी दलाल आके खरीद लेता था, अगर उसको हटा के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्राइस रेट सिस्टम और रेगुलेटेड मार्केट पे सेटअप किया जाए एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे अच्छे दाम को मिले फार्मर्स को, तो हम बोल सकते हैं कि इससे जो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती है। और जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है को अगर क्लासिफाई करे जाए और उसको क्वालिटी को एग मार्क मतलब एग्रीकल्चर मार्क मार्क किया जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक अच्छा पार्ट होगा। और हम इससे अलग अलग रेट डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है और कौन सा नॉर्मल प्रोडक्ट है। और इससे भी इसका प्राइस और इसका रेट तय हो पाएगा और अच्छा दाम मिल पाएगा अगर जिसका क्रॉप अच्छा है। और जो नेशनल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन है, स्टार्ट किए जाए, और जिससे फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो इंक्रीज हो। मतलब फार्मर्स को ऐसे कुछ वेयर हाउस दिए जाएं, या फिर कुछ ऐसे स्टेट के वेयर हाउस दिए जाएं जहाँ पे वो आराम से थोड़ा सा रेंट देके अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर कर पाएं। तो उससे होगा क्या, फार्मर्स मोटिवेट होंगे कि हम और भी उगा पाएं, ताकि जो उनका क्रॉप है वो ऑलरेडी सेफ तो पड़ा हुआ है वेयर हाउस में। अगर वेयर हाउस में अच्छी फैसिलिटी दी जाए और अच्छे अच्छे क्रॉप उनको उगा के वहाँ पे रख सके, ताकि वो आगे के सीजन के लिए स्टोर कर सके उस क्रॉप्स को बेचने के लिए,
तो उससे भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अभी देखो सिस्टम, एक सिस्टम अगर डेवलप किया जाए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है प्राइस की और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोवाइड की जाए फार्मर्स को और उनके कस्टमर्स को, तो हम बोल सकते हैं कि इससे भी काफ़ी अच्छा चेंज आएगा और उसकी जो बिक्री है बढ़ जाएगी। और जो अलग अलग जो मार्केट प्राइस के चेंज आते हैं, जैसे कभी कभी बहुत सस्ते में उनको बेचना पड़ता है, या फिर कभी कभी उनका कोई क्रॉप बिकता ही नहीं है प्राइस बढ़ने की वजह से, तो एक बॉटम प्राइस सेट करना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। मतलब एटलीस्ट इतना प्राइस तो फार्मर को मिलेगा ही मिलेगा। सपोज 1 किलो कांदे बेचना है फार्मर को, तो कांदे का रेट देखो बहुत कम होता है अगर फार्मर्स क्विंटल्स में बेचते हैं, टन्स में बेचते हैं। तो 1 रुपए का 1 किलो कांदे का 5 रुपए या फिर 10 रुपए तो मिलेगा ही फार्मर को। अगर ऐसा कुछ बॉटम का सेट किया जाए गवर्नमेंट के हिसाब से, या फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर, या गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट ने अगर कुछ ऑर्डर दिया, तो हम बोल सकते हैं काफ़ी हद तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम है वो इजीली हम ओवरकम कर सकते हैं। देखो अभी आगे आता है एग्रीकल्चर रिसर्च। देखो इंडियन फार्मर के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अलग अलग हाइब्रिड कर पाए क्रॉप्स को, और अलग अलग उसमें ऐसे कुछ रिसर्च कर पाए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। तभी जो लेस एजुकेटेड फार्मर्स है, को नबार्ड दिया गया है, उनको वो रिसर्च की नॉलेज देते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को नबार्ड के थ्रू। और फार्मर्स खाली कल्टीवेट ही नहीं करता, वो ट्रेडिशनल टेक्निक भी को अच्छे से इम्प्रूव करके देते हैं और उनकी डिमांड बढ़े ऐसे करते हैं। और अगर वो अच्छी इनकम कमा पाए, उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, ऐसे भी ट्राई करते हैं। और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन उनको सिखाते हैं। अलग अलग एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम्स भी आते हैं इसके लिए, जैसे कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर पंचायत राज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनधन योजना। ये अलग अलग स्टार्ट हुआ था, इससे मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, और इससे डायरेक्ट जो इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत नोटिसेबल था। ये सब कुछ संस्थाएं आई, नबार्ड आई। अगर अच्छा ये संस्था अगर आप याद रखो तो अच्छी बात है। एक नबार्ड, फिर कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर पंचायत राज, फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर जनधन योजना। स्टार्ट हुई मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को करने के लिए, तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे। तो ये भी एक मेजर लिया गया एग्रीकल्चर रिसर्च का। तो ये जो थे वो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स थे। पहला लॉ रिलेटेड रिफॉर्म, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, तीसरा इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चौथा एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर आगे आता है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। अभी ऐसे क्या टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लिए गए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो उसमें पहला था इम्प्रूव्ड सीड। अभी देखो एक नॉर्मल सीड होता है तो उससे जो ग्रोथ है वो शायद 3 या 4 महीने में हो जाए। पर अगर एक हाइब्रिड सीड होगा तो हो सके कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी और उसकी क्वालिटी है वो अच्छी भी हो, और वो 1 या 1.5 महीने में उग जाए। तो ये अलग अलग साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा किया गया है। अच्छा अभी अगर आपको पता हो तो जो कैरेट है, तो कैरेट का कलर पहले रेड नहीं था। अब जो कैरेट आप खाते हो वो पहले रेड नहीं थी, वो शायद पहले येलो या ग्रीन थी। पर उसको साइंटिफिकली हाइब्रिड किया गया ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो जो कैरेट पहले रेड कलर की थी, मतलब जो पहले ग्रीन या येलो कलर की थी, वो अभी रेड कलर की हो गई। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हाइब्रिड सीड का। तो हम बोल सकते हैं अगर साइंटिफिकली डेवलप की जाए सीड को, तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होंगे 1 साल के अंदर। सपोज एक फार्मर 1 साल के अंदर 2 क्रॉप लेता था 2 सीजन के अंदर, और हो सके अभी वो 4 क्रॉप ले, 5 क्रॉप ले। तो इससे भी प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ेगा। और जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है अलग अलग कीड़ों से, वो भी बढ़ेगी। तो इससे भी हम बोल सकते हैं काफी नोटिसेबल इंक्रीज आएगा सीड के अंदर। और जो एक्स्ट्रा राइस चाहिए था देश को प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए, वो इस चीज से आएगा। इसीलिए एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी लाया गया था, जिसको बोला था एज सीड रिवॉल्यूशन।
फिर अगर उसको अच्छे से कमेटी बिठाई जाए, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी है और नेशनल सीड कॉरपोरेशन है और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वो अलग अलग प्रायोरिटी दे सीड के डेवलपमेंट को और उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को, तो हम बोल सकते हैं कि इससे काफ़ी अच्छा क्रॉप उगेगा और काफ़ी इम्प्रूव्ड सीड आएंगे। फिर दूसरा है यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। तो देखो, अगर जैसे जैसे सीड को अगर इम्प्रूव करना होगा और उनको अच्छा अच्छा क्रॉप उगाना होगा, तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी इंक्रीज करना होगा। देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो एक इनफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट को और उनको हेल्प करते हैं कि वो रैपिडली ग्रो हो। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, फिर कम किया जाए, तो प्लांट देर से उगेंगे। और अगर प्लांट देर से उगे तो एक साल में फार्मर सिर्फ 2 या 3 क्रॉप ही डाल पाएगा इंस्टीड ऑफ 4 and 5। तो लॉस होगा देश को भी और फार्मर को भी। जैसे एक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश और अदर केमिकल्स हैं जो यूज की जाते हैं एज अ केमिकल क्रॉप को अच्छे से उगाने के लिए। अगर इसका नाम याद हो तो याद कर लेना। इधर एक तो नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फेट है, फिर पोटैश है। ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है फार्मर को। देखो, अभी जो फर्टिलाइजर कहीं कहीं इंपोर्ट भी किए जाते हैं, अगर लो रेट से मिल जाए तो अभी अभी सरकार जो फर्टिलाइजर्स है पे सब्सिडी भी देना चालू कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर आगे आता है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। अब ये है क्या कि जो इंडिया इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मेनली मॉनसून पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी बारिश हुई तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, बारिश अगर खराब हुई तो पूरा साल बर्बाद, एग्रीकल्चर बक गया, नदियां सूख जाएंगी और कुछ उनको पानी मिलेगा ही नहीं। तो एग्रीकल्चर मोस्टली स्काई पे डिपेंडेंट है और मेजोरिटी ऑफ कॉजेज में जो रेन होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है। फार्मर अंदाजा तो लगा देते हैं पर रेन टाइम पे होती नहीं है, तो इससे प्रोडक्शन पे काफी असर होता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इशू है एग्रीकल्चर पे, जैसे इनएडिक्वेट फैसिलिटी है इरिगेशन की। अच्छा, इरिगेशन क्या है? अलग अलग जो छोटे छोटे चैनल्स बनाए जाते हैं, जैसे नहर बह रही है, उसमें अलग अलग चैनल बनाए गए हैं और उससे पानी सींचा गया खेतों में, तो हम बोलते हैं कि एक इरिगेशन फैसिलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। आपको अभी पता है कि वो 150-200 साल पुराना है अपना इंडियन एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री जैसे यूके है, अमेरिका है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपको जो भाला है जो अभी इस्तेमाल किया जाता है वो तो वहाँ पे म्यूजियम में पड़ा है। आप सोचो कितना पीछे। अलग अलग मोटिव होने चाहिए इरिगेशन फैसिलिटी के, जैसे स्मॉल स्केल के लिए, मीडियम स्केल के लिए, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिससे उनका डेवलपमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चर का, और उनको अलग अलग प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो इसमें एक डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर भी आया था और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी सेटअप हुआ था इंडिया में। इन एडिशन टू दिस, जो इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं को डेवलप करने के लिए और अलग अलग फैसिलिटी डालने के लिए नाबार्ड ने भी कुछ चीज़ें असाइन की थी नाबार्ड को भी। तो ऐसे कुछ अलग अलग अगर रिफॉर्म्स आ जाए, अच्छे इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है एग्रीकल्चर में हो सकता है। और अगर ये देखो, ये जो है ना डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर, ये याद रखना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंडिया में सेटअप हुआ था इस सर्विस को एक्सपांड करने के लिए, ये नाम याद रखना। और जो इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए नाबार्ड सेटअप हुआ था। अब नाबार्ड कोई चीजें असाइन की थी, अब नाबार्ड इस चैप्टर में हर जगह है। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है यूज ऑफ मशीन। एक बहुत बड़ा रीजन है जो लो प्रोडक्टिविटी है जिसमें एग्रीकल्चर में, वो है जो एक तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। पर रियलिटी में जो इंजीनियरिंग है और ऑटोमोबाइल सेक्टर है ट्रैक्टर का, जैसे ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रॉनिक पंप, ऑयल सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर पंप्स, ये सब अलग अलग मॉडर्न मशीनरीज इन्वेंट हो चुकी है जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, अमेरिका में, वेस्ट में इस्तेमाल हो रही है, पर इंडिया में वो
बहुत कम फार्मर अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये फार्मर बहुत हेल्पफुल है, ये सब मशीन्स बहुत हेल्पफुल है फार्मर को कि वो एक से ज्यादा क्रॉप उगा पाए एक साल के अंदर। तो आप समझ रहे हो, फार्मर कई कई बार सिर्फ एक ही क्रॉप उगा पाता है पूरे साल। तो ये एक नुकसान की बात है। जबकि वो पूरे साल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और एक से ज्यादा क्रॉप उगा सकता है इन सब मशीन का इस्तेमाल करके। फिर आगे आता है पेस्टिसाइड्स। देखो, क्रॉप कई बार डेंजर में होते हैं अलग अलग डिजीज की वजह से और इंसेक्ट की वजह से। तो क्रॉप को इस डिजीज से बचाने के लिए और प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए कुछ अलग अलग साइंटिफिकली डेवलप्ड पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो बहुत यूजफुल है इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये अच्छे से बचे रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बढ़ेगी और फायदा फाइनली देश को और फार्मर्स को ही होगा। फिर आता है सॉइल टिलिंग। देखो, सॉइल टिलिंग भी बहुत टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग सॉइल टेस्टिंग में बहुत मोस्ट पॉपुलर कल्टीवेशन एक टेक्निक है, जो साइंटिफिक टेक्निक से होती है। देखो, अगर आप सॉइल को टेस्ट करोगे, लैंड को आप टेस्ट करोगे, तो हम बोल सकते हैं कि लैंड फेवरेबल है क्रॉप के लिए कि नहीं, और हम उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। जो डेफिनेशन या सॉइल में तो हम क्योर करने के लिए अलग अलग हम फर्टिलाइजर डालेंगे और उसके हिसाब से हम क्रॉप उगाएंगे। तो ये जो सॉइल टेस्टिंग है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका सुधारने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि लैंड फेवरेबल क्रॉप के लिए है कि नहीं है के थ्रू, और हम से अलग अलग जो कैपेबिलिटी से प्रोडक्शन की हम बढ़ा सकते हैं, और हम जो फेवरेबिलिटी है लैंड की क्रॉप के प्रति हम बढ़ा सकते हैं। फिर आगे आता है अदर मेजर्स, और अलग अलग मेजर्स लिए गए थे। तो पहला है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना फार्मर के द्वारा। फार्मर को हमें एजुकेट करना चाहिए, को हमें अच्छा वेल इन्फॉर्म करना चाहिए अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में। ऐसे कुछ अलग चेंजेस लाने चाहिए जिससे वर्किंग पैटर्न हो फार्मर का वो अच्छा हो। और अलग अलग जो अवेक अवेयरनेस है बैड कस्टम्स में जो रूरल एरियाज में होती है उसमें हम बढ़ानी चाहिए। और हमें जो फेटलिज्म है वो हमें उसका जो बिलीव है उसका उसका कम करना चाहिए। कुछ अलग अलग मेजर्स अगर एग्रीकल्चर ले तो उससे हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ सकती है। और जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज है जैसे कैटल रेयरिंग, पॉलिटरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल और अदर जो अलग अलग और कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, उसका जो रिड्यूस है, जो डिपेंडेंस है उसका रिड्यूस कम कर सकते हैं एग्रीकल्चर पे उसके थ्रू। और हम इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है अगर उसको एक्सपांड कर लिया जाए तो उससे जो खपत होगी एग्रीकल्चर की वो बढ़ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इससे भी एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है अंदर। फिर आगे आता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे कुछ मेजर्स थे वो हमने पढ़े, इंस्टीट्यूशनल मेजर, टेक्नोलॉजिकल मेजर, अदर मेजर। अगर आप ये मेजर याद करो तो अच्छी बात है। देखो, जो अभी जो इंडियन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो ऑर्गेनिक मैन्योर, सीड और सिंपल प्लॉ इस्तेमाल करता है। प्लॉ मतलब भाला। और फिर जो बैल है वो इस्तेमाल करता है, और जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स है वो इस्तेमाल करता है। और ये सब इंस्ट्रूमेंट बहुत कम प्रोडक्टिविटी देते हैं एग्रीकल्चर को। अगर हम उसको यूज करेंगे तो हम अच्छे से जो एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है, जो पूरे नेशन को जो सप्लाई चाहिए और डिमांड को मीट करने के लिए वो हम दे नहीं पाएंगे। तो इससे 1966 में मॉडर्न एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ इंडिया में। उसको हमने बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसमें अलग अलग मॉडर्न इनपुट्स आए जैसे हाइब्रिड सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, न्यू मशीन ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और ये सब आने के बाद, इन सब मॉडर्न इनपुट्स के बाद एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत इंटेंसिवली इंक्रीज हो गया। और इसको हमने एक एज अ रिवॉल्यूशन काउंट किया। और ये जो रिवॉल्यूशन था वो एग्रीकल्चर का एक पार्ट था, और इसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इंडिया की जो स्थिति थी एग्रीकल्चर में सुधारने के लिए।
फिर देखो अभी आगे ग्रीन रेवोल्यूशन दिया गया। इसमें था क्या, इसमें यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का हमने ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया था। जो 1960 से 61 तक हुआ, जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे इंडिया के, एज अ पायलट प्रोजेक्ट लिया गया। मतलब स्टार्टिंग का जो प्रोजेक्ट था, वो जो 7 डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई किया गया, जिसको हमने बोला गया इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम थे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, को ये बोला गया IADP। फिर उसके बाद वो वंडरफुली सक्सेसफुल हुए, और उसके बाद कुछ अलग अलग और भी प्लान इम्प्लीमेंट हुए। एक था हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। उसका मतलब था हाई यील्ड प्रोडक्ट बनाने का। उसको हमने बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन, और हम उसको मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर और वाटर टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। फिर आगे आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग हम ऑब्टेन कर सकते हैं अलग अलग क्रॉप से, जो लैंड का एरिया है उसमें से, उसके थ्रू। जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो एग्रीकल्चर का वर्क का नेचर बताता है। नॉर्मली यहाँ पे 2 टाइप की क्रॉप्स होते हैं। पहला फूड ग्रेन, दूसरा नॉन फूड ग्रेन क्रॉप। तो उसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। देखो जो वीट है, राइस है, कोर्स है, ग्रेन है, मिलेट है, बाजरा है, सोरम ज्वार है, मेज है और पल्स है, वो सब फूड ग्रेन की कैटेगरी में आएंगे, फूड ग्रेन क्रॉप। बाकी जो ऑयल सीड है, ग्राउंड नट, सीसैम, कैस्टर, सोयाबीन, लिनसीड, सनफ्लावर, शुगर कैन, रबर, कॉटन, जूट, ये सब कैश क्रॉप में आएंगे। तो जो सपोज एक लैंड है, अगर उसमें एक उसी लैंड में अलग अलग एरिया बना ले और उसमें हम ऐसे अलग अलग तरह के क्रॉप उगा पाए, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये भी एक काफी अच्छा पार्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। इसका रीजन क्या था? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पहला, और दूसरा था इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो अभी इसमें बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की। जो मल्टीपल क्रॉपिंग थी एक एरिया में, वो सॉइल पर डिपेंड करती थी और एनवायरनमेंट पे और रेन पे। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में बाजरी और मिलेट उगाने के बाद उस लैंड पे शुगर कैन और टोबैको उगाया जाता है। तो आप बोल सकते हो कि अगर ऐसे एक पैटर्न फॉलो करते हैं और इरिगेशन फैसिलिटी अप्लाई करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग इससे होती है।